तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई जब आप ऑडिट जो है वो कंक्लूड कर दोगे तो ये उस टाइम के कुछ प्रोसीजर्स इन लोगों ने बताए कि भाई ये काम आपको उस टाइम पे करने चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग दी ऑडिट और बिफोर गिविंग दी ओपिनियन, ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ये इस चैप्टर में आप लोगों को गिवन है। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि भाई चैप्टर व्हाट इट इज ऑल अबाउट, पढ़ना क्या क्या हम लोगों को। Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न रहेगा एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट फाइनलाइजेशन द फाइनल रिव्यू। तो पहले इन लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कशन किया। अब सब्सिक्वेंट इवेंट देखो क्या होता है, वो ऑडिट ओपिनियन देने के बाद का एक इवेंट होता है। ठीक है ना, an event occurring between the date of the financial statement and the date of auditor report and the facts that become known to the auditor after that। जब आप ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हो और देने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं, देखो क्या होता है कि भाई कंपनी पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, बाद में हम ऑडिट करते हैं कि हम ऑडिट करते हैं बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, क्या होता है पहले क्या होता है? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे बाद में ऑडिट होगी, या ऑडिट होगा बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, क्या पहले होगा पहले? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बनेगा फिर ऑडिट financial पहले होगा। statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, बट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती है, इन इसके स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दिया जाता है। इसमें अब जैसे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, ऑडिटर ने अगर बोला होगा कि भाई ये चीज सही करो वो चीज सही करो, तो वो फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। आप फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो इवन ऑडिट के बाद वापस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इश्यू किए जाते हैं बाय द कंपनी, उनको हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आया समझ में ये तो ये चीज? इवेंट्स Yes, आफ्टर sir. द रिपोर्टिंग पीरियड्स की तरह है क्या? क्या है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड्स एफआर में पढ़े थे ना, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, वैसा ही हाँ है क्या? वैसे है, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब ये हो गया, वो जिस रिपोर्टिंग का मतलब हो गया जिस वो डेट जिस दिन आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के सामने रख दिए, उसको रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। तो एफआर में अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या पढ़ा है, बट ये एक जनरल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है, फिर ऑडिट होनी चालू होती है, ऑडिटर उसमें कुछ आपको एडजस्टमेंट्स बताता है जो आपको करने होते हैं। अगर किसी तरह का वो कह रहा है कि भी ये कर लो, ये बदलाव लेकर के आ जाओ, ये चीज ऐसे है वैसे है, तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से कुछ चीजें कुछ करेक्शंस तो वो बताएगा ही सही ना, ऑडिट करेगा, कुछ गलतियां पकड़ में आई, मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट्स आए तो उसने आपको बताया, तो आपको सही करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ऑडिट के बाद जब वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, तो रिपोर्ट के बाद वापस से कंपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है। अब अगर मान लीजिए कोई इवेंट जो कि ऑडिट करने के बाद और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेट एक सेकंड एंड एग्रीमेंट बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करने से के पहले और ऑडिट होने के बाद में अगर कोई इवेंट हुआ है, तो उसको हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट कह रहे हैं। आगे भाई समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट and facts that become known to the auditor after the date of the auditor report। तो ये जो फैक्ट अगर ऑडिटर रिपोर्ट हुआ तो एक दो चीजें हो गई। एक तो जो यहाँ पे आपको पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद और ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले, और एक फैक्ट जो आपको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद बन रहा है, दोनों को ही सेपरेट इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम दोनों को ही सब्सिक्वेंट इवेंट बोला जाता है ना भाई? आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट बोलते हैं। मतलब एक तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हुआ और एक जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद हुआ, दोनों को ही यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट बोला जाता है। ठीक है, बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर्स आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे दोनों के लिए आपकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। यहाँ पे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने होते हैं कि whether events occurring between the date of the financial statement and the date of the auditor report that require adjustment or disclosure are appropriately reflected in accordance with the applicable financial reporting framework। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस बात के एविडेंस लेने पड़ेंगे कि जो इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
between the date of the financial statement and the date of the auditor reports that require adjustment. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद और मेरी ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले अगर उसके बाद कोई इवेंट हुआ है तो वो जनरली इवेंट कब हुआ होगा? वो 31 मार्च के बाद हुआ होगा, बाद में हुआ होगा ना 31 मार्च के बाद में, यस और नो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बन चुके हैं, है ना भाई? yes sir. Yes, sir. ठीक है ना? हाँ, एक सेकंड हो ना प्लीज। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई जो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हुआ है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले हुआ है, रिपोर्ट इशू करने से पहले हुआ है ना, तो वो इफ इट रिक्वायर इफ द एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इफ द एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और डिस्क्लोजर एप्लीकेबल रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो वो एडजस्टमेंट या वो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने किया है या नहीं किया है, ये आपको इस बात के आपको क्या लेने पड़ेंगे? एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। आया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, यस और नो? सर एक बार वापस बता दो। वापस से बोल रहा हूँ कि भाई कोई इवेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हुआ लेकिन अभी तक आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू नहीं करी है, एंड अगर आप ये मानते हो कि भाई इस इवेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करना चाहिए या इस इवेंट को डिस्क्लोज करना चाहिए, तो आप मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई ये आप एडजस्टमेंट कीजिए या आप ये चीज डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है? तो वो आपको देखना है, इस बात के आपको एविडेंसेस लेने कि उन्होंने वो एडजस्टमेंट्स या डिस्क्लोजर्स किए हैं या नहीं किए हैं। अब आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? ये चीज subsequent Yes, sir. event, हाँ, if this subsequent event required adjustment or disclosure in financial statement, आपको इस बात के एविडेंस लेने हैं कि वो एडजस्टमेंट या फिर उसको डिस्क्लोज एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे किया गया है या नहीं किया गया। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? चलिए, Yes sir. रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर। अब अगर ऑडिट रिपोर्ट आप दे दी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट आप इशू कर चुके हो, डेट करने का मतलब ये होता है कि वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करती है, तो अगर कोई चीज इवन आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद पता चल रही है ना, तो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होगा, वो हम धीरे धीरे यहाँ पे सीख जाएंगे। उन्होंने बस इतना बोला है भाई अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करो। कोई चीज आपको ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद पता लग रही है, देखो उसकी जिम्मेदारी आपकी है नहीं, वैसे तो भाई आप तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुके हो, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आपकी? ये बताओ। No sir. No, sir. उससे हमारे, क्योंकि हम तो ओपिनियन पहले दे चुके हैं अपना, जो चीजें पहले हुई उसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन दे चुके हैं। अब कोई चीज मेरी रिपोर्ट बनाने के बाद अगर हुई है, ठीक है, या कोई फैक्ट आपको तब पता लगा है, जब आपकी तब नॉलेज में आया है, जब ऑडिट रिपोर्ट आप बना चुके हो, इशू कर चुके हो, तो ऐसा जो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। हो सकता है कि वो आपको अलग से मैनेजमेंट को बताना पड़े या अलग से शेयर होल्डर्स को बताना पड़े, वो चीज इसमें आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? सर जो Yes, sir. रिपोर्ट के बाद के रहेंगे वो नॉन एडजस्टिंग हो जाएंगे कौन से वाले? ऑडिट रिपोर्ट के बाद के। हाँ, उनका एडजस्टमेंट तो वो नॉन एडजस्टिंग क्या हो गया? नॉन एडजस्टिंग का तो मतलब हो गया भाई जिनके एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये तो भी अपन आगे पढ़ेंगे आईएएस से 10 क्या कह रहे हैं। तो ये ऊपर वाले 2 पॉइंट आगे समझ में आईएएस, हम पहले तो ऑडिट स्टैंडर्ड क्या कह रहा है वो समझ में आया, हमारा जो ऑडिट स्टैंडर्ड है वो क्या कह रहा है, यस सर। ठीक है? अब ये IAS 10 मतलब ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया ना, IAS 10 जिसकी आप बात कर रहे थे, है ना? यस सर। अब ये कह रहा है कि ये 2 तरह के इवेंट्स मानता है, ये कहता है कि 2 तरीके के इवेंट्स होते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है? एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अब रिपोर्टिंग पीरियड क्या है? रिपोर्टिंग पीरियड है आपका वो पीरियड जिसके लिए आप रिपोर्ट कर रहे हो, दैट इज
आपका फाइनेंशियल ईयर, ये आपका रिपोर्टिंग पीरियड होता है, इसको रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं। तो अगर कोई इवेंट इस रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुआ हो, तो इन्होंने कहा कि भाई ये इवेंट दो तरीके का हो सकता है, ये एडजस्टिंग हो सकता है, ये नॉन एडजस्टिंग हो सकता है। ठीक है भाई, आया आप समझ में, आया ना? Yes, sir. ठीक है, these are the events that provide additional evidence relating to conditions existing at the reporting date. ठीक है, such events provide new information about the items included in the financial statement, hence the financials should be adjusted to reflect the. अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो जो बेटा एडजस्टिंग इवेंट है ना, ये इस तरीके का इवेंट है that provide additional evidence relating to conditions existing, मतलब कि एक सेकेंड ना, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये जो पीरियड चल रहा था ना आपका, इसी पीरियड में कुछ हुआ था, माइट भी आपने शायद उसको रिकॉर्ड नहीं किया हो या जो भी बात थी। तो एडजस्टिंग इवेंट क्या है कि मान लो भाई इस पीरियड में कोई कंडीशन थी जो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब वो आपने रिकॉर्ड नहीं करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या उसको रिफ्लेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर उस कंडीशन को नहीं करते हो, एंड सम सब्सिक्वेंट इवेंट हैपेंड, और वो पता चलता है कि भैया वो चीज पहले की थी, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा उसमें, मतलब कहने का मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? ये तो हो गया एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो एडजस्ट करने का मतलब अमेंड करना है, बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडजस्टिंग इवेंट है ऐसा इवेंट है जो बता रहा है कि भैया रिपोर्टिंग पीरियड की कोई कंडीशन थी, पहले ही हुआ था, फाइनेंशियल ईयर में ही हुआ था ये, तो फाइनेंशियल ईयर में हुआ था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको। ठीक है, hence the financial statement should be adjusted to reflect examples, जैसे कि मान लीजिए अलाउंस फॉर डैमेज इन्वेंट्री एंड डाउटफुल रिसीवेबल्स। ठीक है, अलाउंस फॉर डैमेज इन्वेंट्री एंड डाउटफुल, डैमेज इन्वेंट्री मतलब अलाउंस का मतलब होता है प्रोविजन, क्या मतलब होता है, प्रोविजन। ठीक है, अलाउंस का मतलब प्रोविजन होता है, पता है नहीं पता ये चीज, हाँ या ना? Yes, sir. पता है। Yes, sir. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के तौर पे इन लोगों ने दिया है कि मान लो कि भाई कोई आपको डैमेज इन्वेंट्री के बारे में कुछ नई जानकारी बाद में पता लगी, या डाउटफुल रिसीवेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाद में पता लगी, आफ्टर 31 मार्च वो आपको इंफॉर्मेशन ली, लेकिन वो जो इन्वेंट्री थी या वो जो रिसीवेबल था वो हमारे अकाउंटिंग ईयर का या फाइनेंशियल ईयर का रिसीवेबल था, तो वो तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि वो तो पुरानी चीज है जो पहले से ही हमारे पास है, जिसको शायद हमने सही से प्रोविजन उसके लिए नहीं बनाया, या डैमेज इन्वेंट्री का प्रोविजन हमने सही से नहीं बनाया, तो इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, वो तो चीज आपके पास पहले से ही है, यस और नो? Yes, sir. तो इसलिए उसमें एडजस्टमेंट है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम विच वर बीइंग नेगोशिएटेड एट द रिपोर्टिंग टाइम, तो अब पहले के टाइम पे आपको पता था कि भाई मुझे इंश्योरेंस क्लेम, मैं बोल रहा हूँ मेरे को 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर मैंने उसको, जैसे हमने ये चीज बीच में इन बिटवीन पढ़ी है कि भाई अगर कोई इनकम जो कि वेल डिटरमाइंड है, तो उसको हम इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं, है ना, एक नोट की तरह उसको नोट करते हैं, है ना, करते हैं ना ये चीज। अभी अपन ने लास्ट चैप्टर में शायद ये चीज पढ़ी थी, पढ़ा था ना, हाँ है ना भाई? एक तो आप लॉसेस तो जो है वो तो दिखाने ही पड़ेंगे, हमारा जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है कि भाई अगर एस्टिमेटेड लॉसेस हैं तो वो आप दिखाओ, होता है ना ऐसा, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, ऐसी एक चीज और पढ़ाई थी जो भी आप भूल गए हो, वो मैंने पढ़ाया था कि भाई अगर हमारे को कोई इनकम ऐसी हमको पता चल रही है, ऊपर पढ़ा था ना प्रोविजंस को कैसे रिकॉर्ड कर, प्रोविजंस की ऑडिट कैसे होती है, वहां ही पढ़ा था, भूल गए क्या? Sir, कौन सा पॉइंट? अभी अपन ने जो ऊपर वाला इससे पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा नहीं था कि हम प्रोविजंस की और उसकी ऑडिट कैसे करेंगे, तो उसमें एक चीज नहीं पड़ी थी कि भाई कई बार हमको जो ऐसी इनकम होती है जो कि जैसे इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा आना है, तो ये हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में दिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो Yes, सिर्फ sir. प्रोबेबिलिटी नहीं है, मोर देन प्रोबेबिलिटी है। हाँ, yes, sir. तो फिर भूल गए ना तुम लोग? चलो, तो अगर इस तरीके का कोई पैसा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है, अब उससे अगर कम आया है पैसा या उससे ज्यादा है, तो वो चीज अमेंड करनी पड़ती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, टैक्स लायबिलिटी हो गया,
डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज और सेल प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एरर्स और फ्रॉड रिवीलिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ऐसे कोई एरर्स या फ्रॉड जो कि ये रिवील करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, वो आपको बाद में मिले। कब मिले? बाद में मिले, तो उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हाँ या ना? आ गया भाई समझ में? क्लियर है भाई एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, हाँ या ना? Yes, जिनका Yes, sir. एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा इवन दो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ड्रॉन, ठीक है। IAS, ठीक है, आपका IAS 10 इस इवेंट्स की बात करता है। IAS 10 बात कर रहा है, इसका मतलब इनको अकाउंटिंग का एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। अकाउंट्स का कोई आपको मेथड बताया होगा, कोई तरीका बताया होगा उसका एडजस्टमेंट करने का, वो अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी, पर आपने की है अकाउंटिंग इसकी, हाँ या ना? Yes, yes, sir. sir. ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो उसमें अकाउंट्स में ज्यादा अच्छे से ये चीज आपने समझ ली होगी, क्योंकि वहां तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है ना आपने ये चीज। Yes, sir. अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स ये वो होते हैं conditions which arose after the reporting date if material disclosure is required in the notes of indicating what effect that events may have. Such events therefore will not have any effect on the items in the financial statement position statement. अब कुछ इवेंट्स जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद पता चले, लेकिन इनका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है, इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमको एडजस्ट करना पड़े, ठीक है, उनको हम लोग नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये मटेरियल है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में इनको डिस्क्लोज कर सकते हो ज्यादा, लेकिन एज सच आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके, अगर ये मटेरियल है तो इनका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या रिक्वायर्ड होता है ये? अगर मटेरियल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में इनका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, डिस्क्लोजर इन नोट्स। अदर देन इसके अलावा हमको कोई इफेक्ट इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं देगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे इनका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है Yes, ना? sir. आपने नए शेयर इश्यू किए, कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप शेयर होल्डर्स में कोई बड़ा मेजर चेंज आ गया है, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स और इन्वेंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ फायर, बाद में आग लग गई, ठीक है, स्ट्राइक हो गई, तो या कोई सिग्निफिकेंट नॉन करंट एसेट परचेज कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, मटेरियल, तो इसको नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप अलग से डिक्लेयर कर दे, डिस्क्लोज कर दो। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी वजह से प्रॉफिट और लॉस की पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है, वो आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जो मैंने ऊपर बात बताई थी ना आपकी कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अनऑडिटेड हैं और ऑडिटर की रिपोर्ट, इन दोनों के बीच का अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है ना, तो इसके लिए आपकी जो ड्यूटी इन लोगों ने बताई है वो एक्टिव ड्यूटी बताई है। और जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद का इवेंट है सब्सिक्वेंट, इसके लिए जो ड्यूटी बताई है वो पैसिव ड्यूटी बताई है, क्योंकि अब आप ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है वो कम हो गई है, उतनी है नहीं एज सच कोई, ठीक है। तो अगर ये इवेंट है तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, ऑडिटर को क्या करना, ऑडिटर को देखना है कि हाँ भाई इन इवेंट्स को जो है वो अप्रोप्रिएटली अकाउंट किया गया है। ये वाले इवेंट्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिव ड्यूटी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये वाले जो इवेंट्स हैं इनको अप्रोप्रिएटली यहाँ पर अकाउंट किया गया है या नहीं है, तो इस बात के आपको एविडेंस चाहिए। इसके बाद के जो इवेंट्स है सब्सिक्वेंट, उसके लिए एज सच कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चलता है मस्ट टेक एक्शन इफ दे बिकम अवेयर ऑफ इवेंट्स व्हिच वुड कॉज अ मॉडिफाइड इवेंट। तो देखो इसमें आपकी ड्यूटी कब आ रही है, ध्यान से सुनना। ऐसे इवेंट्स के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद, डेट करने के बाद, अपना ओपिनियन देने के बाद अगर आपकी नॉलेज में आ रहे हैं, तो ड्यूटी तभी बन रही है जब ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़े।
अगर आपको लगता है कि भाई इस इवेंट का ये इतना ज्यादा मटेरियल इवेंट था कि इसकी वजह से मुझे अपना ओपिनियन ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी आपकी ड्यूटी है यहाँ पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की। आ गया भाई, समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes. चलो, बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ, अब प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली आईएएस 560 है इसके लिए। तो कह रहा है कि भाई प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म, अब आप देख लो, आप बोलते हो कि सर हम लोग आंसर लिखेंगे, तो ये प्रोसीजर्स हैं जिनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, कोई केस आ गया या डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे भी सर्कमस्टांसेस है, तो आपसे पूछा अल्टीमेटली यही जाएगा कि भाई ये सर्कमस्टांसेस हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है या नहीं बनी है, या ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले आपको अब ये पता चल गया, तो अब आपकी क्या ड्यूटी है, तो आपको प्रोसीजर्स बनाने हैं, वो यहीं से निकल करके आएंगे प्रोसीजर्स। ठीक है भाई, अब प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे क्या परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर्स ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनकी वजह से एडजस्टमेंट या जिनका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है, तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने टू आइडेंटिफाई इवेंट। सिंपल चीज है, फर्स्ट चीज, पहले तो वो काम करो जिससे आपको ऐसे इवेंट आइडेंटिफाई हो जिसकी वजह से एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर्स है। आ गया भाई, समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ऐसे इवेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, मैनेजमेंट को बोलेंगे कि जाओ भाई नेसेसरी अमेंडमेंट्स कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, अगर आपके कहने पर भी मैनेजमेंट वो एडजस्टमेंट्स नहीं करता है या वो डिस्क्लोजर्स नहीं करता है, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसे अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं। तीन ही बातें बोली है, पहले तो प्रोसीजर परफॉर्म कर लो इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर लगता है कि भाई एडजस्टमेंट जरूरी है तो मैनेजमेंट को बोलो एडजस्टमेंट्स करे, अमेंडमेंट करे, अगर वो नहीं करते हैं तो ये देखो कि क्या ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। आ गया भाई, समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. अब इसमें आप करोगे कि आपको कैसे पता चलेगा व्हाट, अब ये उन्होंने बताया व्हाट प्रोसीजर्स, इंक्वायरी का आप यूज लेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे कि क्या ऐसा हुआ है कुछ जिसकी वजह से कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े, कोई एडजस्टिंग नॉन इवेंट, तो ये पूछेंगे किससे, मैनेजमेंट से पूछेंगे, हमें तो कहाँ से पता चलेगा, मैनेजमेंट से पूछोगे, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो मैनेजमेंट से ही पूछना है कि भाई आप बताओ कि क्या ऐसा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, कोई एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है नहीं हुआ। फिर मैनेजमेंट से पूछिए कि मैनेजमेंट को खुद कहां से पता चलता है, मैनेजमेंट भी तो कोई तरीका यूज करता होगा ऐसे इवेंट्स के बारे में जानकारी के लिए, करता होगा ना अकाउंट करने के लिए, मैनेजमेंट के पास खुद का भी तो कोई सिस्टम होगा, कोई प्रोसीजर होगा, हाँ है ना, यस और नो, कि हम ही उनको बताएं, ये तो मैनेजमेंट का खुद का सिस्टम और प्रोसीजर होना चाहिए कि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट को वो अकाउंट करें, तो बाद में से तो वो प्रोसीजर आपको उनसे पूछना है, वो सिस्टम आपको उनसे पूछना है मैनेजमेंट से कि भैया आप क्या ऐसा करते हो जिससे कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद के इवेंट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो प्रोसीजर और सिस्टम उनसे पूछ लो। आ गया, समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स और मिनट्स आप मांग सकते हैं, मिनट्स और मेंबर्स की मीटिंग जो मीटिंग थी उसके मिनट्स आप मांग लीजिए, वो आप पढ़िए, उसमें से हो सकता है कि आपको जानकारी मिल जाए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया जा सकता है इंक्लूडिंग बजट, फोरकास्ट, कैश फ्लोज मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड इंटरिम इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को आप रिव्यू कर सकते हैं, बजट्स को आप रिव्यू कर सकते हैं, फोरकास्ट को आप रिव्यू कर सकते हैं, कैश फ्लोज को आप रिव्यू कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरिम बाद में आपको मिली, इन बिटवीन आपको मिली, उस सारी इंफॉर्मेशन को आप रिव्यू करके देख सकते हैं और ये निकाल सकते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। आ गया, समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक, obtaining a written, इसके अलावा ISA 560 कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगो मैनेजमेंट से कि उन्होंने आपको सभी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जानकारी दी है जिनको जानकारी दी है जिनका कि अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करना जरूरी था और उन्होंने किया है ऐसा। ठीक है, और उन्होंने किया है ऐसा, इस बात की आपको जानकारी मांगनी पड़ेगी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मैनेजमेंट से पूछिए सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, मैनेजमेंट से पूछिए कि क्या प्रोसीजर्स और सिस्टम्स हैं जिनसे वो आइडेंटिफाई करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मिनट्स ऑफ मेंबर्स की मीटिंग्स और डायरेक्टर की मीटिंग्स के मिनट्स को पढ़िए,
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लीजिए, बजट्स को रिव्यू कर लीजिए, फोरकास्ट को रिव्यू कर लीजिए, और भी जो भी चीजें हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगिए कि उन्होंने सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में ऑडिटर को बताया है और उनको अकाउंट किया है एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आया समझ में? क्लियर है? याद हो गया प्रोसीजर? आया ना यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। लीगल एडवाइजर से अगर कोई बात हुई है तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ नोन रिस्क एरियाज एंड कंटीजेंसीज, ठीक है ना। तो ऐसे रिस्क एरियाज जिनके बारे में आपको पता है या कंटीजेंसीज के बारे में आपको पता है, तो उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू कर लीजिए। मतलब आपने जब ऑडिट करी है तो आपको पता होगा कि भाई ये रिस्क एरियाज हैं जहां कंपनी को, जहां आपके क्लाइंट को नुकसान हो सकता है या कोई कंटीजेंसी, वो आपको पता होगा ना? होगा नहीं होगा? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। तो एक सेकंड रुकना। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये कह रहे हैं रिव्यू दी प्रोग्रेस ऑफ नोन रिस्क एरियाज एंड कंटीजेंसीज। तो अगर कोई रिस्क एरिया जो कि आपको पता है या कंटीजेंसीज अगर आपको पता थी, तो उसको वापस से आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई वो रिस्क जो है उससे कोई एक्चुअली में लॉस हुआ है या कोई कंटीजेंट इवेंट था, कोई कंटीजेंसी थी, तो उसमें अब क्या हुआ है आज के दिन पे। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Considering the relevant information which has come to the auditor's attention from sources outside the entity, public knowledge complete। तो अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑडिटर को, ध्यान में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जो उसको आपके क्लाइंट के की एंटिटी से बाहर से मिलती है, पब्लिकली उसको पता चलता है, कोई आके बताता है, कोई कंप्यूटर बता रहा है, कोई सप्लायर बता रहा है, कोई कस्टमर बना रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को उसको ध्यान देना चाहिए कि भाई उस इंफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, या वो के सब्सिक्वेंट इवेंट को इंडिकेट कर रहा है नहीं कर रहा। आफ्टर डेट रिसिप्शन रिसीवेबल्स को इंस्पेक्ट कीजिए। कैश बुक को आफ्टर द ईयर एंड फॉर पेमेंट रिसीव दैट वर नॉट एक्लूड फॉर एट द ईयर एंड। तो कोई पेमेंट आपको बाद में मिली आपके क्लाइंट को कोई ईयर एंड के बाद, जो कि उन्होंने एक्लू नहीं करी थी, ठीक है, तो उसको उसकी जानकारी के लिए इंस्पेक्शन हमको कैश बुक का करना चाहिए। ठीक है। सेल्स प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री आफ्टर द ईयर एंड, तो ईयर एंड के बाद इन्वेंट्रीज की क्या सेल्स प्राइस है वो आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये प्रोसीजर्स हैं बेटा जो आपको परफॉर्म करने हैं। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इनसे आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जानकारी मिलेगी। इन सब प्रोसीजर से ही आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जो है वो इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है। अब बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर इज अंडर द नो ऑब्लिगेशन। अब आप जब ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हो तो उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करेंगे। ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे? ऑडिटेड होंगे या अनऑडिटेड होंगे? कौन से होंगे? Audited. ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कुछ भी करें। हाउएवर, अगर कुछ भी ऐसा आपकी नॉलेज में आता है, ठीक है, जिससे कि आपको ऑडिटर रिपोर्ट अमेंड करना पड़े, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। तो तभी एक्ट करना है कि भैया इतना है कुछ आपकी नॉलेज में आ गया है कि भैया अब तो अमेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है। रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन अब करोगे क्या? रिपोर्ट तो आप बना के दे चुके हो, ओपिनियन आप दे चुके हो, तो अब करें क्या? क्या करें? This will normally be in the form of asking the client to amend the financial statement, auditing the amendments and reissuing the audit report। तो यही तरीका है। तो आप ऑडिटर हो तो आप अपने क्लाइंट से बोलोगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करो। अब ये सब कुछ हो गया है, लेकिन स्टिल आप अपने क्लाइंट के पास जाओगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चेंज करने पड़ेंगे और मैं नई ऑडिट रिपोर्ट जारी करूंगा। यही करोगे? हाँ या ना? यस और नो? उनको बोलोगे कि भैया ऑडिट आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं करोगे, आप पब्लिकली लोगों को नहीं बताओगे, क्योंकि अभी उन्होंने इशू करे नहीं है।
इश्यू करने बाकी हैं, आप अपना ओपिनियन दे चुके हो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और अगर मैनेजमेंट नहीं करता है, स्टिल आप अपनी रिपोर्ट जो है वो वापस से रीइश्यू करके क्लाइंट को दे सकते हैं, स्टिल मॉडिफाई दी ओपिनियन। इफ द ऑडिटर रिपोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट, द ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी नॉट टू इश्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द। अगर आप अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं तो उनको बोलो कि भाई कोई बात नहीं, आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इश्यू नहीं करेंगे बिना अमेंडमेंट किए हुए, और आपके मना करने पर भी अगर क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करता है तो ऑडिटर को एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करें। तो अल्टीमेटली तो वो लोग दिक्कत ये है कि भाई लोग उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बेसिस पर एक्शन लेंगे, तो आपको उनको रोकना है ना अल्टीमेटली, तो हाँ या ना, यस और नो? Yes, अल्टीमेटली sir. तो उनको रोकना है, तो आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पब्लिकली कोई अखबार में न्यूज निकालो या जो भी करो, तो वो एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। इसके लिए लीगल एडवाइस ली जा सकती है, ठीक है। टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो इसके लिए आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू कर दिए, अब क्या करोगे? दी ऑडिटर इज अंडर, तो अभी भी कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद पता चल रही है, ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं, तो उसके बाद अगर आपको पता चल रही है तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, यस और नो? कुछ करना पड़ेगा, ठीक No, है। sir. तो करना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वाकई वो इवेंट उतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्व रखता है, इतना सिग्निफिकेंट है कि अगर वो चीज आपको पहले पता चली होती तो आप अपना ओपिनियन ही अमेंड कर लेते, तो ऐसे केस में अगेन ये चीज आपको मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए और मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि हम अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करें, ठीक है। The auditor should review the steps taken by the management to ensure anyone who is receipt of the previously। तो आप कोशिश करें, मतलब देखो ये सब चीजें कोशिशें ही हैं। मान लीजिए मैनेजमेंट मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, मैनेजमेंट मान जाइए तो उसको बोलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर लो। जिन लोगों को आप दे चुके हो, जिन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो उनको अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचाइए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट नहीं करता है तो ऑडिटर शैल टेक एक्शन टू, अगेन वही प्रोसीजर है, आपको वापस से यही कोशिश करनी पड़ेगी कि लोग उस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करें। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? चलो भाई, आ गया समझ में, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ही प्रोसीजर फॉलो किया, वो तो कुछ किया ही नहीं है भाई। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कुछ ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए आपके पास। यही कर सकते हो, मैनेजमेंट से बात करके उसको बोल सकते हो भाई चेंज कर लो, मैं नई रिपोर्ट जारी कर देता हूँ। मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो लीगल ओपिनियन ले, ये कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि भाई लोग आपकी रिपोर्ट पे रिलायंस नहीं करें, रिलाई नहीं करें, ठीक है। उसके लिए जो कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि भाई एक आपको बताना है, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। ऑन अब इसमें आइडेंटिफाई करना क्या है, फॉर ईच ऑफ द इवेंट्स अबाउट डिस्कस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, ठीक है ना। वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर अमेंडमेंट, क्या इनके लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बस हमको ये बताना है, ठीक है भाई। आ गया समझ में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब एक आपको 2 जनवरी को कुछ पता चला है, Golf is US a major customer of Murray company was placed into administration owing $211,000, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अपन कौन है इसमें, अपन म्यूरे कंपनी है ना। ये बाद में पता चला है 2 जनवरी को, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो गया था, ये बाद में पता चला है, ठीक है। सेकंड है 3 जनवरी को, द सेल्स डायरेक्टर लेफ्ट द कंपनी, सेल्स द स्विंग म्यूरे कंपनी फॉर कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल इफ सक्सेसफुल द क्लेम्स अमाउंट $280,000। 5 फरवरी को देयर वाज अ फायर एट द premise of the third party warehouse provider which destroyed all inventory held there. Approximately one of the Mure's company was stored in these premises. The total value of the inventory stored at the premises 1054,000। द फाइनेंस, अब ये थर्ड, ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट आपको और पता चला है।
फोर्थ है $40,000 का इंक्लूड किया था कोई प्रोविजन एक अनफेयर डिसमिसल के लिए brought by an ex-employee of Muri Company on 7th February. A letter was received from the claimant stating that they would be willing to sell her out of court. 25,000 में ही सेटल करने के लिए तैयार है और आपको लग रहा है कि कंपनी इस चीज के लिए एग्री कर लेगी। तो अब आप बताओ कि ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कि भाई इनकी वजह से क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों को दिया है अभी तक का, रेवेन्यूज एंड टोटल एसेट्स हैं, पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमको ये बताना है कि भाई इन इवेंट्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या हम इनको अमेंडमेंट के लिए बोले या नहीं बोले, बस हमको ये बताना है, ठीक है। बता सकते हैं कि हम लोग यस और नो? सर इसमें ऑडिट कब हुआ है? ऑडिट तो अब ये इवेंट ऑडिट तो अभी कंप्लीट हुई नहीं है ना, ऑफ कोर्स ही बात है, जब 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हुई हैं और 2 जनवरी को ही आपको पता चल गया है, ऑडिट तो हुई नहीं है। तो दीज आर दी इवेंट्स, कब के इवेंट्स हैं ये? फाइनेंशियल अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बीच के इवेंट्स हैं, बस इतना सही है। अब आप बताओ क्या इसको हमको अमेंड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। करना पड़ेगा। करना कुछ पड़ेगा। पॉइंट्स होंगे ना अमेंड्स, कुछ नहीं होंगे। क्या कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि पढ़ो कुछ इसको एक बार पॉइंट्स ढंग से अमेंडमेंट पढ़ो, एक बार होंगे। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व जब क्वेश्चन करने तो क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा ना पहले तो, इसको ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। 2-4 मिनट लो, हमारे पास टाइम है अभी, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसको पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से और देखो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्योंकि जब आप ये चीज पढ़ोगे तो इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा इसको? हमको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये हमको अकाउंटिंग पॉइंट से व्यू से पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, आई कौन सा था अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो IAS 10 था। वो कह रहा था या तो इवेंट एडजस्टिंग होगा या फिर वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग होगा, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि हमें एडजस्ट करके बताना है, हमें बस ये बताना है कि क्या इसको एडजस्टमेंट के लिए हमको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये बताओ। फर्स्ट वाले में तो बोलना चाहिए फर्स्ट अमेंडमेंट के वाले लिए। का है क्या कि भाई 2 जनवरी को एक कंपनी है वॉज इनटू, देखो ये थोड़ी सी यूके की टर्मिनोलॉजी है, हमारे इंडिया में यूज नहीं होती है। इनटू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि भाई ये कंपनी अपना पैसा चुका सकती है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं, म्यूरी कंपनी वॉज प्लेस्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ओइंग, हम इससे कितने पैसे मांगते हैं, ठीक है, $2,11,000 मांगते हैं हम इसको, है ना, इतना पैसा हम इसको मांगते हैं। नाउ दिस इज प्लेस्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है। तो ईयर एंड के बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन में आई है। एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मतलब हुआ कि ये अपना पैसा रीपे कर सकती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो क्या इसकी वजह से हमें अपने उसको एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो भाई करना ये पड़ेगा। पहले ये देख लेते हैं ये अमाउंट, ये 2,11,000 जो हमारे डॉलर्स हैं, हमारा टोटल रेवेन्यू कितने का है यार, वो देख लो पहले तो, ठीक है। 21,960,000 21,96,000 इतना ही हो गया ये। सर एक और जीरो आएगा। एक और जीरो आएगा, एक सेकंड, 2196, ठीक है। $2,19,60,000 इतना इनका रेवेन्यू है। और जो ऊपर वाला अमाउंट है इस इक्विवेलेंट टू 2,11,000, कितना परसेंटेज हो गया ये? 1% से ज्यादा हो गया ना, जो भी है, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट की तो जरूरत नहीं, 1% से ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? करीब करीब 2% हो जाएगा, करीब करीब 2% हो जाएगा ना ये अमाउंट, हाँ या ना?
बताओ भाई कितना परसेंट हो जाएगा ये? 1% के आसपास हो जाएगा ना, 1% होएगा सर। 1% ही होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू का 1% है, टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है? 9,697,000, 9,69,000, 9,697,000, 96,97,000 ना, सॉरी 96,97,000। तो इसका लगभग 1% हो गया, इसका लगभग 2% हो गया। तो टोटल एसेट्स का 2% है, रेवेन्यू का 1% है, प्रॉफिट का भी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा परसेंटेज आ जाएगा, है ना। मटीरियलिटी का टेस्ट क्या था अपना, वो पढ़ा है अपन ने, मटीरियलिटी का टेस्ट। यस सर। तो मटीरियलिटी के टेस्ट में था ना कि भाई अगर 1 से 1.5% प्रॉफिट हो, इतने परसेंट यस तो सर। ये मटेरियल हो गया। मटीरियलिटी का टेस्ट अप्लाई करोगे तो मटेरियल हो गया, ये ट्रांजैक्शन आया ना, हो गया ना यस सर, हो ट्रांजैक्शन गया। मटेरियल, दिस इज मटेरियल ट्रांजैक्शन, यस और नो। यस सर। तो इससे कंपनी के एसेट्स के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा और प्रॉफिट्स के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। तो इस वजह से इस वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि आप इसका एडजस्टमेंट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ऑन 3 जनवरी सेल्स डायरेक्टर कंपनी छोड़ के चला गया है और उसने बोला कि भाई तुमने मुझे जो लात मार के नौकरी पे से निकाल दिया है, इसके लिए मैं कोर्ट जाऊंगा और कम से कम $2,80,000 तुमसे क्लेम करूंगा। ठीक है, अब करेगा तो ठीक है वो क्लेम, लेकिन क्या ये ये इवेंट एडजस्टिंग है? पहली बात तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये बताओ। ये इवेंट, इसको हम एडजस्टिंग कंसीडर करेंगे, इसको नॉन एडजस्टिंग कंसीडर करेंगे? नॉन एग्जिस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग है ना भाई। हमने इसकी वजह से, देखो समझो बात को, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस पे कहीं इंपैक्ट पड़ रहा हो। पहले ये पहली बात तो मेरी बात सुनो, ये इवेंट पहले के कोई उसको इंडिकेट नहीं कर रहा, ये कर रहा है क्या, ये सुनो? नो। पहले के उसको कोई इवेंट को उसको ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी बात कि भाई ये इवेंट हुआ बाद में, लेकिन इस साल के प्रॉफिट्स के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्या इस साल के प्रॉफिट्स के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट, यस और नो? ये बताओ, मतलब जो पीरियड अंडर ऑडिट है उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे कोई इंपैक्ट है क्या इसका, ये बताओ। नो सर। नहीं है ना। तो क्या इसको एडजस्ट करने की जरूरत है? पीरियड अंडर ऑडिट में जो है उसमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करने की जरूरत है क्या इस अमाउंट को? नो सर। नहीं नो होता ना। सर। ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क यही है, ये पैसा अगर रियलाइज होगा तो इस साल के प्रॉफिट्स पे, एसेट्स पे, प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, एसेट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। इस वाले पैसे से उसका कोई, लेकिन ये इवेंट मटेरियल हो सकता है, तो इसका सिर्फ डिस्क्लोजर हमको जरूरत पड़ेगा। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसके लिए हम जरूर बोल सकते हैं कि आप इसको डिस्क्लोज कीजिए। इसके लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये इतने सारे उसके अंदर आग वाग लग गई, इतना लॉस हो गया, इससे हमारे क्या फाइनेंशियल, इस पीरियड अंडर ऑडिट में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट है क्या इसका, ये बताओ। होगा जो अगले पीरियड में होगा, इस साल के तो नहीं है ना। जिस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम ऑडिट कर रहे हैं उस पर इंपैक्ट है क्या इसका, ये बताओ। नो सर। नहीं है, तो सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। लेकिन मटीरियल है, लेकिन मटीरियल है सर, बड़ा अमाउंट है, नुकसान ज्यादा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? डिस्क्लोज करने के लिए बोलेंगे। आगे समझ में क्लियर है? यस सर। है ना, नहीं समझ में आए तो बता देना। देखो मैं बहुत अच्छे से चीज समझा रहा हूँ कि ऊपर वाले फर्स्ट वाले और सेकंड और थर्ड के ट्रांजेक्शन में क्या था। फर्स्ट वाले का इम्पैक्ट इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ रहा था, तो हमने एडजस्ट कराया। बाकी सेकंड और थर्ड में इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए सिर्फ डिस्क्लोजर कराया। आया समझ में, क्लियर है, यस और नो? यस सर। फोर्थ बताओ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में $40,000 का प्रोविजन था जो कि अनफेयर डिसमिसल की वजह से बनाया गया था। इन्होंने पहले भी किसी एम्प्लॉय को लात मार के बाहर निकाल दिया था, उसने भी इनके अगेंस्ट में क्लेम कर दिया है।
7 फरवरी को एक लेटर रिसीव होता है, वो कह रहे हैं कि वो क्लेम वापस ले रहा है, वो कह रहा है $25,000 में सेटल कर लो उसको। ठीक है, ये चीज प्रोविजन पहले से बताया हुआ है, तो इसके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है ना, Yes, यस sir. और नो? ये इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये इवेंट एडजस्टिंग है कि क्या है? Adjusting. एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन मटेरियल है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। कितने डॉलर का फर्क आ रहा है? $15,000 का फर्क आ रहा है। तो ये इवेंट, ये $15,000 मटेरियल अमाउंट है क्या? रेवेन्यू का है, टोटल एसेट्स का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है क्या? टोटल एसेट का भी बहुत छोटा सा ही पार्ट है, रेवेन्यू का भी बहुत छोटा सा ही पार्ट है। Yes, sir. 1% से भी कम हो गया, 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है ये अमाउंट, तो मटीरियल नहीं है। इट इज अ नॉन मटीरियल अमाउंट, इट इज अ नॉन मटीरियल अमाउंट। ये बहुत कम अमाउंट है, इसलिए चाहे एडजस्टिंग जरूर है ये इवेंट, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट मटीरियल नहीं है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. इसीलिए इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट दिए कि भैया ये अमाउंट आप देख लो। पहली बात ये देखो कि एडजस्टिंग है नॉट एडजस्टिंग है। दूसरा, एडजस्टमेंट के लिए तभी बोलेंगे क्लाइंट को, मैनेजमेंट को, जब वो मटेरियल होगा। 10, 20, 50, 100 रुपए के लिए आप एडजस्टमेंट के लिए नहीं बोल सकते, चाहे भी उसका एडजस्टमेंट होना भी चाहिए था। आगे समझ में क्लियर है? क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन जो थोड़ा आप जारी कर दोगे इतनी छोटी सी चीज के लिए। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. चलो, अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व कराया है, लेकिन लिखना तुम्हें ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को तुम घर पे सॉल्व करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे कि हम इसमें क्या आंसर क्या फ्रेम करके लिखेंगे। ठीक है, पीछे से पढ़ लेना, पीछे क्वेश्चन का आंसर गिवन है ना, उसको पढ़ लेना, उससे लैंग्वेज समझ में आएगी हमको ये कैसे कैसे लिखना है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नेहल, सारिया? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को खत्म करें यहीं पे। कोई डाउट हो तो बता दो। No, sir. चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।